हाँ जी। गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और अभी अपनी पहली वीडियो है, आपके दिमाग में इसको लेकर बहुत सारे सवाल होंगे, तो कृपया एक बार थोड़ी देर आप शांति से बैठिए और जितनी बातें मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से सुनिए। अपनी जो है क्लास आगे कंटिन्यू होगी, ये जियोग्राफी क्लास होगी। कौन सब्जेक्ट की होगी? जियोग्राफी क्लास होगी। तो लाइब्रेरी ग्रेड सेकंड में कई सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जियोग्राफी भी है और इंडियन पॉलिटी भी है, करंट अफेयर्स भी है। एक एक करके वो आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे अलग अलग टीचर्स के द्वारा। मैं यहाँ पे जो पार्ट कवर करने वाला हूँ आपका, वह पार्ट इंडियन ज्योग्राफी का होगा। आप देखिए कि अपनी सिलेबस में इंडियन जीके और वर्ल्ड जीके के नाम से एक टॉपिक है और उसमें दो सब टॉपिक हैं, एक तो वर्ल्ड जीके और दूसरा इंडिया जीके। मतलब ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो पहला तो है इंडियन ज्योग्राफी और दूसरा कौन सा है? वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये वाला जो पोर्शन है वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी वाला पोर्शन, ये हम कवर करेंगे। ये आज आपकी पहली क्लास है ज्योग्राफी की। तो आप अगर कॉपी पेन या नोटबुक लेके बैठे हो, ऐसे सोच रहे हो कि आते ही हम लगातार लिखेंगे, तो वैसी कोई भी स्थिति नहीं होने वाली है। कॉपी पेन को बंद कीजिए और ध्यान से मैं जितनी बात बता रहा हूँ उसको सुनिए। आपको यह जितना भी चीज़ मैटर मैं लिखूंगा उसको लिखने के लिए आपको अलग से समय दे दिया जाएगा, और वैसे लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये सारा जो चैप्टर है, ये जितना भी सिलेबस है, ये आपके पास अभी से पढ़ा है, मतलब सिलेबस आपके पास है। क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपसे ये उम्मीद रखी जाती है कि आपके पास कम से कम सिलेबस तो होगा ही और आपको पता होगा कि सिलेबस में कौन कौन से पार्ट हैं। दूसरा प्रश्न, आपके दिमाग में यह डाउट आ रहा है कि ज्योग्राफी हम किस लेवल से पढ़ेंगे और कहाँ तक की पढ़ेंगे, तो इसी को मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि देखो, अलग अलग एग्जाम में ज्योग्राफी अलग अलग तरीके से पूछी जाती है। अगर हम कोई भी मेंस एग्जाम की बात करें, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो या ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, तो उसमें जिस प्रकार से ध्यान दिया जाता है, जिन प्रश्नों पे ध्यान दिया जाता है, वो प्रश्न होते हैं विवेचनात्मक। मतलब आपकी समझ के प्रश्न होते हैं, या मतलब फायदे नुकसान के प्रश्न होते हैं। जैसे प्रश्न आएगा मेंस में जिसमें लिखना होता है कि हिमालय के क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, ये बताइए आप, या भारत में हिमालय किस प्रकार का योगदान दे रहा है, वो प्रश्न आते हैं मेंस में। दूसरी जो एग्जाम होती है जिसे हम वनडे एग्जामिनेशन कहते हैं, और कई परीक्षाओं में से प्री एग्जाम भी कहा जाता है, उनमें जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं ऑब्जेक्टिव। कैसे आते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। तो हम जो ज्योग्राफी पढ़ेंगे वो जितने भी अपनी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं और जितने भी प्री एग्जाम्स है, चाहे वो स्टेट पीसीएस की हो या यूपीएससी के कई एग्जाम्स जैसे सीएपीएफ हो, सीडीएस हो, ईपीएफ हो, जितने टॉपिक हम यहाँ पढ़ेंगे उसको पटवार के लेवल से लेके ईपीएफ और सीएपीएफ सीडीएस के लेवल तक पढ़ेंगे। उसमें सभी एग्जाम आपकी कवर हो जाएगी, रीट हो जाएगी, एलडीसी हो जाएगी, लाइब्रेरियन वाली हो जाएगी। जिन एग्जाम में भी जियोग्राफी आती है वो सारी आपकी कवर हो जाएगी, वो एक सारी एग्जाम आपकी कवर हो जाएगी। ये दूसरी बात। अब टॉपिक कौन से पढ़ेंगे? देखिए, जो विशेषतः ये क्लास है ये लाइब्रेरी ग्रेड सेकंड के लिए है, तो इसमें हम उन्हीं टॉपिक्स को क्लियर करेंगे जो लाइब्रेरी ग्रेड सेकंड के सिलेबस में मेंशन है। मेरे कहने का मतलब इतना सही है कि जितने टॉपिक लाइब्रेरी ग्रेड सेकंड में दिए हुए हैं उन सारे टॉपिक्स को हम विस्तृत तरीके से देखेंगे, व्यापक तरीके से उनको देखेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइब्रेरी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। जितने भी एग्जाम्स होते हैं, प्री एग्जाम्स होते हैं, चाहे वनडे एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, ऑब्जेक्टिव जिसमें ज्योग्राफी आती है और वो टॉपिक्स आते हैं जो हम पढ़ेंगे, उन सारे एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हो इस ज्योग्राफी के माध्यम से। इन टॉपिक को, जितने टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उनको कर सकते हो। अब टॉपिक कौन कौन से हैं? देखो, जो सिलेबस है उसमें काफ़ी हद तक इंडिया ज्योग्राफी है वो पूरी है, ठीक है। जितने भी एग्जाम्स आते हैं उनमें पूरी है। मतलब लाइब्रेरी ग्रेड सेकंड में इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है वो सभी और अन्य जितनी भी एग्जाम है उनके बराबर ही है, कम पार्ट नहीं है।
कोई एक आधी चीज़ हो सकती है ऊपर नीचे, वरना तो सारी चीज़ क्या है, लगभग इक्वल ही है। ये बात हो गई। कहने का मतलब कि आप इन टॉपिक को आपको अब और कहाँ से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से आपने इन टॉपिक को कवर कर लिया, तो बाद में इन टॉपिक को आपको कोई दूसरे टीचर से, कोई और किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कौन से एग्जामिनेशन के लिए? प्री एग्जामिनेशन के लिए और वनडे एग्जामिनेशन जितने भी है उनके लिए। अब हम बात करते हैं लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड में जो ज्योग्राफी का सिलेबस दे रखा है अपन को, उसके बारे में। आज हम केवल ज्योग्राफी की हम अप्रोच देखेंगे कि हम ज्योग्राफी कैसे पढ़ेंगे। आपने कहीं से पहले ज्योग्राफी पढ़ी हो, इससे कोई भी इसका मतलब नहीं है कि हम ये देखेंगे भाई जो मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा वो किस प्रकार से पढ़ाऊंगा। जितनी भी अपनी वीडियो होगी आगे, उन सभी को हम किस प्रकार से चलाएंगे, उन सभी को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, उनमें मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, ये सारी चीज़ें से वीडियो में हम देखेंगे। और आपको भी ये बात समझ में आ जाएगी वीडियो को देखने के बाद में कि चीज़ें अपन आपको किस प्रकार से याद करनी है और आपको मैं किस प्रकार से याद करवाऊंगा। तो अपन शुरू करते हैं। अब देखिए कि जो आपका सिलेबस है उसमें इंडियन जीके और वर्ल्ड जीके के नाम से एक टॉपिक है, उसमें कई सब टॉपिक हैं, इंडियन जीके और कौन सा, वर्ल्ड जीके। तो सबसे पहले जो अपना टॉपिक है वो है वर्ल्ड जीके। वर्ल्ड जीके में क्या क्या चीज़ें सिलेबस में दी हुई है हम उनको देखते हैं। वैसे तो देखो ज्योग्राफी को सामान्य रूप से हम पढ़ते हैं तो 3 भाग में पढ़ते हैं। पहला तो अपना पार्ट होता है इंडियन ज्योग्राफी का, दूसरा भाग होता है फिजिकल ज्योग्राफी का, और तीसरा जो भाग होता है वो होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। परंतु आपकी एग्जाम में 2 ही भागों में भूगोल को विभाजित कर रखा है। पहला पार्ट कौन सा, इंडिया जीके, और दूसरा वर्ल्ड जीके। ये तो आप देख रहे हैं टाइटल कि जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ये टॉपिक दे रखा है आपके। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वर्ल्ड जीके। कौन सा देखेंगे, वर्ल्ड जीके। उसमें जब आपको ये टॉपिक दिख रहा है कौन सा, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब विश्व में हम ये देखेंगे कितने तो द्वीप हैं, कितने महासागर हैं, कितने महाद्वीप हैं। इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन किसमें करेंगे, कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस में। उदाहरण के लिए हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए कि सबसे पहले मान लो कि यहाँ पे यह कौन सा है, यह है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा है, उत्तरी अमेरिका का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कौन कौन से पर्वत हैं, क्या पढ़ेंगे कि सबसे पहले कौन से पर्वत हैं, पहली बात। दूसरी बात, कौन कौन सी नदियां हैं। तीसरा, कौन कौन सी झीलें हैं। चौथा, खाड़ी कौन कौन सी है यहाँ पे, जैसे हर की खाड़ी है, इन खाड़ियों के नाम सुनते हैं। खाड़ी क्या होती है, बे क्या होती है, जलसंधि क्या होती है, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। तो पर्वत, नदियां, झीलें, खाड़ी, और कृषि क्या होती है यहाँ पे। कृषि, कौन सी कृषि की जाती है, जैसे मान ले हमारे यहाँ हम गेहूँ खाते हैं, चावल खाते हैं, और यहाँ कौन कौन सी कृषि होती है। इन सारी चीज़ों को हम हर महाद्वीप के अनुसार देखेंगे। सबसे पहले अगर जैसे अमेरिका महाद्वीप में ये सारी चीज़ें देख ली, फिर दक्षिण अमेरिका में देख ली, एशिया में देख ली, यूरोप में देख ली, अफ्रीका में देख ली। कहने का मतलब इतना सही है कि हम सीक्वेंस वाइज सारे टॉपिक्स को हल करते हुए चलेंगे। एक महाद्वीप ले लिया और उसके जितने भी सब पार्ट है, उसका जैसे फिजिकल डिवीजन है वो पूरा पढ़ लिया, और उसमें कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं और एग्रीकल्चर कैसा होता है वो चीज़ें हम पढ़ ली। इस प्रकार से हम कॉन्टिनेंट्स वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से कौन से महाद्वीप में जनसंख्या ज़्यादा है, कौन से में कम है, अंध महाद्वीप किसे कहते हैं, ये सारे जितने भी जो प्रश्न होते हैं वो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से कवर करेंगे। ये हो गया अपना कॉन्टिनेंट्स वाला पार्ट। दूसरा इसमें पार्ट्स है ओशियंस। कौन सा पार्ट है, ओशियन वाला। ओशियन वाला पार्ट भी हम कॉन्टिनेंट्स के साथ साथ ही करते जाएंगे। जैसे कोई कॉन्टिनेंट पढ़ा हमने, उसके पास में कौन सा सागर लगता है, उसके पास में कौन सा महासागर की बाउंड्री शेयर होती है, ये सारी चीज़ें किस में पढ़ेंगे, ओशियंस में। अभी मैंने आपको बताया खाड़ी, खाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। जलसंधि,
ठीक है, पाक जल संधि कहाँ पे है, बाबल मंडप कहाँ पे है, ये सारी जो जल संधि है वो हम किस में पढ़ेंगे, ओशियंस पे पढ़ेंगे। ओशियंस में ही हम देखेंगे कि कौन कौन सी ठंडी महासागरीय धाराएं हैं और कौन सी गर्म महासागरीय धाराएं हैं। अब अभी आपको लग रहा होगा कि भाई ये महासागरीय धाराएं क्या हो गई, कोई ठंडी है गर्म है, मतलब सिस्टम क्या है। इन सब को हम किस में समझेंगे, ओशियोनोग्राफी वाला जो अपना चैप्टर दिया हुआ है इसमें समझेंगे। उदाहरण के लिए समझिए, जैसे मान लो सूर्य है, सूर्य भूमध्य रेखा पर अगर सीधा पड़ता है तो वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे जो समुद्र है वहाँ पे पानी कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और गर्म पानी किस ओर चलेगा, फिर ठंडे पानी की ओर। तो जो गर्म धारा है उसे तो क्या कहता है, गर्म महासागरीय जलधारा। और जो ठंडी महासागरीय धारा है, ठंडा क्षेत्र कौन सा होगा, पोल की तरफ जाते हैं हम, जैसे रशिया वाले एरिया में जाएंगे ऊपर की ओर, तो वहाँ जो सागर की सीमा टच होती है और वहाँ जो समुद्र महासागर पाया जाता है वहाँ पे कौन सी धारा होती है, ठंडी धारा। तो इन धाराओं को भी देखेंगे। अब धाराओं से मतलब भूगोल किस प्रकार से प्रभावित होता है इस चीज को भी हम देखेंगे। जैसे अगर आप इंडिया के भाग को अगर छोड़ दें, इंडिया में कौन सा मरुस्थल है, इंडिया में जो जैसलमेर वाला जो साइड का मरुस्थल अपना रेगिस्तान है उसको अगर छोड़ दें, थार डेजर्ट को हम छोड़ दें, तो हम देखेंगे कि विश्व के अधिकतम मरुस्थल पश्चिमी दिशा में है। जैसे उदाहरण के लिए ये कॉन्टिनेंट हम लेते हैं, जैसे मान लो ये कॉन्टिनेंट है, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये मध्य और ये पश्चिम। तो हम देखेंगे कि लगभग जो डेजर्ट हैं वो कहाँ पे है, पश्चिमी दिशा में है। कहाँ पे है, पश्चिमी दिशा में। तो ये चीज़ें हम सारे किस में देखेंगे, विश्व के भूगोल में देखेंगे, ताकि आपकी एक भूगोल के प्रति अच्छे से समझ विकसित हो और इससे आपको जो फैक्ट्स हैं वो कम से कम याद करना पड़े। क्योंकि फैक्ट्स को आसान कौन बनाते हैं, मूलभूत सिद्धांत। अगर आपको कोई चीज़ पता है कि ये चीज़ ऐसी हुई है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई हाँ ऐसी अगर चीज़ हुई है तो यहाँ पे ये चीज़ पाई जाएगी। ठीक है, अगर आपको पता है कि भाई यहाँ पे बर्फ़ थी तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई पास में कोई झील होगी। परंतु इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पास में क्या है, बहुत सारी मात्रा में बर्फ़ है, बहुत सारी मात्रा में आइस है। अगर आपको इतनी चीज़ पता होगी तब आपके लिए जो फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल आसान हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब इतना सही है, इफ़ यू स्टडी द जियोग्राफी एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट द थिंग्स बिकम वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। तो चीज़ें आपके लिए याद करना क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट अपना कौन सा है, ग्लोबल विंड सिस्टम। ये ग्लोबल विंड सिस्टम है ना, इसमें तो मान लो याद करने की एक भी चीज़ नहीं है। आपको अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होगी तो आप 1% भी आपको याद नहीं करना ये। जैसे उदाहरण के लिए मानिए, मैंने आपको अभी बताया नहीं है, अगली वाली वीडियो में हम जब चर्चा करेंगे तो पूरी पृथ्वी को अक्षांश व देशांतर में क्या किया है, डिवाइड कर रखा है। तो 3-4 अक्षांश को अच्छे से हम देखते हैं। कौन से, ये 23.5 डिग्री ऊपर वाला कौन सा, नॉर्थ भूमध्य रेखा, और 23.5 डिग्री क्या हो गया, साउथ। इसे क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और इसे क्या बोलते हैं, मकर रेखा। इसे क्या बोलते हैं, मकर रेखा। हम जानते हैं कि पूरे वर्ष भर जो सूर्य की स्थिति है, सूर्य मूवमेंट कहां से कहां तक करता है, यहां पर रहता है सूर्य, एक समय में सूर्य यहां पर आ जाता है और एक समय में सूर्य यहां पर आ जाता है। मतलब सूर्य का जो मूवमेंट है वो कैसा होगा, जो बीच वाले क्षेत्र से ऊपर और नीचे की ओर। कहां तक ऊपर, ऊपर 23.5 डिग्री तक अक्षांश तक और नीचे भी 23.5 डिग्री अक्षांश तक। इसलिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो सूर्य की सीधी किरणें पड़ेगी क्षेत्र में, भूमध्य वाले में और 23.5 डिग्री वाले में, इसको ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, हम ये बात बढ़ेंगे पूरी बात। तो इसमें जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ेगी तो वहाँ की वायु क्या होगी, गर्म होगी। और आपको पता है जब वायु गर्म होती है तो ऊपर की ओर उठती है, ऊपर की ओर उठ के कहाँ जाती है, जहाँ पर वायु अधिक होती है, जहाँ पे वायु कम होती है उस क्षेत्र में वायु जाती है। उदाहरण के लिए देखिए, जब आपने कभी दूध या पानी गर्म किया होगा, अपने घरों में गैस पे जब हम दूध और पानी गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में जब उस पर जो प्लेट पड़ी रहती है उसमें मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, प्लेट हिलने लग जाती है। क्यों, क्योंकि पानी से क्या निकलती है, पानी गर्म होता है तो उससे गर्म धारा निकलेगी, गर्म धारा मतलब गर्म वायु निकलेगी, वायु निकलने से इसमें क्या होगा, मूवमेंट होगा।
ऐसा का ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमारी पृथ्वी के साथ लागू होता है। सूर्य कहाँ पर, सूर्य का मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक रहता है, 0 डिग्री से लेके 3.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा और इधर मकर रेखा तक रहता है। तो इसमें सूर्य रहेगा तो इससे क्या होगी, वायु गर्म होगी और वायु ऊपर की ओर उठेगी और वायु फिर गति करना शुरू कर देगी। जैसे वायु ऊपर उठी, ऊपर उठकर इस साइड में और इस साइड में, ऐसे इस साइड में चली जाएगी। ऐसे वायु ऊपर उठ रही है गर्म होती हुई और ये ऐसे चली जाएगी। तो ये है ग्लोबल वर्ल्ड विंड सिस्टम। तो इससे क्या होगा कि कई स्थानों पर तो निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होगा और कई स्थानों पर उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब प्रश्न ये है कि ये निम्न दाब क्षेत्र और ये उच्च दाब क्षेत्र क्या होते हैं। कि देखिए भाई, निम्न दाब क्षेत्र का मतलब, जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरे ऊपर जो वायु है वो कितना प्रेशर लगा रही है, इसे क्या बोलते हैं, वायु दाब। दाब पता है कि कोई चीज के क्षेत्रफल पर हम कितना प्रेशर लगा रहे हैं। और जब वायु दाब की बात करते हैं तो वायु मेरे ऊपर कितना कितना प्रेशर लगा रही है। जैसे मान लो आपने कोई गैस का सिलेंडर अपने सिर पर रख लिया तो वो सिलेंडर आप पे कितना प्रेशर लगा रहा है, वैसी बात वायु के साथ है कि वायु आप पे कितना प्रेशर लगा रही है, इसे क्या कहते हैं, वायु दाब। वायु दाब कम कहाँ होगा, जहाँ वायु नहीं होगी। और वायु कहाँ नहीं होगी, जहाँ सूर्य की किरणें अधिक पड़ेगी। उससे क्या होगा, जब सूर्य की किरणें अधिक पड़ेगी तो वायु ऊपर की ओर उठेगी और गतिमान हो जाएगी दूसरी दिशाओं में। तो जिस दिशा में वायु ऊपर उठ रही है कौन सा हो गया, निम्न दाब का क्षेत्र बन गया। तो इस प्रकार दो क्षेत्र बनते हैं, निम्न दाब और उच्च दाब। उससे कुछ वायु दाब की पेटियां बनती है। अलग अलग क्षेत्रों में वायु दाब की पेटियां बनती है, मतलब उन क्षेत्रों में जो विंड का सिस्टम है, जो फ्लो होने का सिस्टम है, वो अलग अलग होता है। उन्हीं को हम ज्योग्राफी में कुछ नाम दे देते हैं। कई को दे देते हैं पछवा पवने जो पश्चिम से आती है, कई को दे देते हैं पूर्वा पवने जो पूर्व से आती है। तो ये सब बातें हम किस में पढ़ेंगे, ग्लोबल विंड सिस्टम में। हालांकि यह क्लाइमेट का पार्ट है पूरा का पूरा, परंतु आपको ये याद रखना है कि आपको पूरा क्लाइमेट नहीं है, केवल क्या है, ग्लोबल विंड सिस्टम। वरना तो बहुत सी चीजें होती है क्लाइमेट में तो, परंतु आपके एग्जाम के सिलेबस के अनुसार हमें यही पॉइंट पढ़ना है। और ये पॉइंट हम इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि और कोई एग्जाम में इस पॉइंट के लिए, जो ग्लोबल विंड सिस्टम है, इस टॉपिक के लिए आपको और कोई वीडियो, कोई नोट्स और कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा है इन्वायरमेंटल इश्यू एंड स्टडीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट का सीधा सा कनेक्शन ज्योग्राफी से होता है। मतलब जैसे मान लो प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण क्यों हो रहा है कि भाई कई ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उनके कारण क्या होता है, हीट ट्रैप कर लेते हैं। तो जैसे मान लो ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, ग्रीन हाउस एक प्रकार की टर्मिनोलॉजी है जो हम पाश्चात्य देशों में काम में लेते थे। वहाँ पे क्या होता था कि ठंड अधिक पड़ती थी। ठंड अधिक पड़ने के कारण पेड़ पौधे अच्छे से विकसित नहीं हो पाते थे। क्यों, उनको सूर्य की किरणें चाहिए। क्यों चाहिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, तो वो क्या करते थे, कांच का एक बड़ा सा चेम्बर बना देते थे, बड़ा सा बॉक्स बना देते थे जैसे मान लो, और उसमें पेड़ पौधों को रखते थे, फसल को रखते थे, मतलब फसल को कवर करके रखते थे। तो जो हीट थी, सूर्य की किरणें थी, वो उस कांच के अंदर आ तो सकती है परंतु वापस नहीं जा सकती। तो इस कारण से कांच का बॉक्स है, उसमें क्या हो जाता है, गर्मी बढ़ती है, तो उस कारण क्या, फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो जाती है। परंतु अगर यही फिनोमिना पूरी धरती पर लागू हो जाए, पूरी पृथ्वी पर अगर लागू हो जाए, तो क्या होगा, जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है और ये गैसेज है, कौन सी, ग्रीन हाउस गैसेज। अब ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी होगी, ये हम इसमें पढ़ेंगे। एक बार तो आप इतना समझिए, मान लो ये ग्रीन हाउस गैसेज है। सामान्य तौर पर क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी है, इसमें सूर्य की किरणें आती है और फिर पृथ्वी इसको क्या कर देती है, चारों तरफ वापस रात को क्या कर देती है, वितरित कर देती है। तो इससे धरती का जो एवरेज टेम्परेचर है, एनुअल टेम्परेचर है, वो सामान्य रूप से बरकरार रहता है। परंतु औद्योगिकीकरण के बाद में क्या हुआ कि बहुत सारा पोल्यूशन हो गया और ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं उनकी मात्रा कृत्रिम रूप से बढ़ गई। कृत्रिम रूप से मतलब हमारे द्वारा बढ़ाई गई है, मानवीय कारणों से बढ़ाई गई है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के द्वारा वो बढ़ाई गई है। तो कृत्रिम रूप से बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ गई। उस कारण क्या हुआ कि जो सूर्य किरणें आ तो रही है पर वापस नहीं जा रही, वापस नहीं जा रही, क्योंकि सूर्य किरणें आती है शॉर्ट वेवलेंथ में और जाती है लॉन्ग वेवलेंथ में। तो जो ये वायुमंडल ये लॉन्ग वेवलेंथ को पार नहीं करने देता। ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो हम बाद वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल इशू को, उसमें समझ में आ जाएगी।
तो क्या होता है कि जैसे मान लो जलवाष्प जैसी कई ग्रीन हाउस गैसेज है, ये ग्रीन हाउस गैसेज क्या करती है, सूर्य की किरण आई परंतु वापस नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि ये उसको क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है। क्या कर लेती है? ट्रैप कर लेती है, पकड़ लेती है, जकड़ लेती है। तो वो ग्रीन हाउस गैसेज क्या करती है कि सूर्य किरणों को वापस जाने नहीं देती। इससे क्या होता है कि धरती के औसतन जो तापमान है उसमें वृद्धि होती है। तो वृद्धि हो रही है, ये मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। मनुष्य के लिए नहीं, पूरी पृथ्वी के लिए हानिकारक है। क्यों? क्योंकि नेचर ने खुद ने ये ग्रीन हाउस गैसेज है उनका अनुपात एकदम बराबर रखा था, परंतु मानवीय क्षुद्र तृष्णाओं के कारण क्या हुआ कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है इनकी संख्या में वृद्धि हो गई, इनकी अमाउंट में वृद्धि हो गई। उस कारण धरती का जो तापमान है वो गर्म रहने लग गया। अब बहुत लंबे समय तक ऐसा अगर रहा तो ये धरती शायद जीने के योग्य नहीं बचेगी। इस पे कई विचारकों ने अपने विचार दिए, और जो सबसे फेमस विचार है भारत में वो है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने कहा था कि धरती, द अर्थ इज इनफ फॉर योर नीड नॉट फॉर योर ग्रीड, कि धरती आपकी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है परंतु आपकी लालच के लिए पर्याप्त नहीं है। औद्योगिकीकरण के पहले ऐसा बताया जाता है कितने ही साल, हजारों लाखों साल तक कोई टेम्परेचर में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ, परंतु 150-200 साल में मतलब इतना अधिक बदलाव हो गया कि धरती को बचाने के लिए अब हमें कई प्रकार के सम्मेलन करने पड़ रहे हैं, कई प्रकार की वार्ताएं करनी पड़ रही है, कई प्रकार के प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ रहे हैं। क्यों? धरती को बचाने के लिए। अब देखिए समस्या भारत के साथ क्या है, जब पूरा विश्व औद्योगिकरण के दौर में था तब भारत क्या था, ब्रिटिश का क्या था, गुलाम था। ठीक है, तो अन्य देशों ने तो अच्छे से क्या कर लिया, औद्योगिक विकास अपना समाप्त कर लिया, अच्छे से औद्योगिक विकास कर लिया, अच्छे से संरचनात्मक विकास कर लिया, परंतु भारत ने सुकब किया आज़ादी के बाद में। और आपको तो पता है कि आज़ादी के बाद में तो थोड़े सालों तक तो खाने के लाले थे कि कोई खाना भी खा रहा है तो अति बात है, गरीबी की अपने चरम स्तर पर थी। परंतु जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे इंडिया डेवलप होता गया, तो वैसे वैसे हमने क्या करना शुरू कर दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू कर दिया, औद्योगिकीकरण हमने शुरू कर दिया। अब औद्योगिकीकरण अब हमने शुरू किया तो विश्व के जो देश है वो बोलने लगे कि भैया पोल्यूशन हो रहा है तो आपको ये नहीं करना चाहिए। विश्व ने का कहना है कि अब जो धरती को अपन को बचाने की आवश्यकता है, अब आप औद्योगिकीकरण के नाम पे आप वनों को नहीं काट सकते, आप पहाड़ों को नष्ट नहीं कर सकते, आप नदियों को डाइवर्ट नहीं कर सकते। उन्होंने कर लिया परंतु भारत नहीं कर सकता अब, क्योंकि भारत का जो विकास है वो लेट हुआ है, अन्य देश पहले कर करके बैठ गए हैं। अगर हम देखेंगे कि जो इन्वायरमेंटल वाला चैप्टर इसमें कि अन्य देश भारत से बहुत अधिक मात्रा में क्या करते हैं, पोल्यूशन करते हैं, और जब बात आती है योगदान की, इसको कम करने के योगदान की, तब बराबर का योगदान मांगते हैं कि भारत को बराबर योगदान करना चाहिए पोल्यूशन को कम करने के लिए। क्यों भाई, हमने थोड़ी फैलाया पोल्यूशन, इतना आपने फैलाया पोल्यूशन। तो मतलब सारी चीजें धीरे धीरे फिर ये सम्मेलन होने लग गए, इन्हें बात होने लगी, भारत ने भी आवाज उठाई कि भाई हमने तो इतना फैलाया नहीं जितना विकसित देशों ने फैलाया है, हमारा तो विकास ही अभी भी शुरू हुआ है। और अभी आप कह रहे हो कि पेड़ मत काटो, पहाड़ों को मत काटो, नदियों को डाइवर्ट मत करो, तो हमारा विकास कैसे होगा? अभी तो हम देख रहे हैं कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान थी पहले, अब क्या हो गई है, सेवा प्रधान हो गई है। मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो सीधे प्राइमरी सेक्टर टू कौन से सेक्टर आ गई है, टर्शियरी सेक्टर। जो सेकेंडरी सेक्टर है, कौन सा सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और मैन्युफैक्चरिंग के डेवलपमेंट नहीं होने के कारण भारत में किसकी समस्या है, रोजगार की समस्या। क्यों? क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर आप स्टेब्लिश करोगे तो आपको बहुत सारे मतलब ये जो पर्यावरण या अपनी जो मानसिकता है इनको तटस्थ करना पड़ेगा, इनको एक कोने में रखना पड़ेगा, और वर्तमान में अपन को पता है ये चीज़ इतनी ज़्यादा संभव नहीं हो सकती। और बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि एक जो अपना ये सेकेंडरी सेक्टर ही है जो सभी को रोजगार दे सकता है। इसमें हाई स्किल्ड पर्सन को भी रोजगार मिलता है, सेमी स्किल्ड को भी मिलता है और अनस्किल्ड को भी मिलता है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तीनों को रोजगार दे सकता है। और जबकि हम बात करें टर्शरी सेक्टर की, टर्शरी सेक्टर केवल हाई स्किल्ड लोगों के लिए ही है। उदाहरण के लिए आप समझिए, आज जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ या और कोई पढ़ा रहे हैं या कुछ भी सेवा वाला क्षेत्र है जिसमें कोई मतलब कॉल सेंटर पे काम कर रहे हैं, कोई बैंक में सेवा दे रहे हैं, उसके लिए आपके पास कम्युनिकेशन की स्किल्स होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। कहने का मतलब टर्शरी सेक्टर केवल किसके लिए है, जिसमें स्किल्स अच्छी हैं, अनस्किल्ड लोगों के लिए नहीं है। तो भारत में इससे क्या हो रहा है, बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। ये चीज़ हम किससे लिंक कर सकते हैं, ज्योग्राफी वाले इस चैप्टर से लिंक कर सकते हैं। बिकॉज
ज्योग्राफी में सारी जो चीजें हैं वो हाईली इंटरलिंक्ड है। ठीक है, आप एक चीज को छोड़ के दूसरी चीज को नहीं पढ़ सकते, आपको वो चीज पहले पढ़नी ही पड़ेगी। तो इतनी बात को समझ में आ गई इन्वायरमेंटल वाली, कि इन्वायरमेंटल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में पढ़ेंगे, और पर्यावरण को बचाने के लिए जो महत्वपूर्ण सम्मेलन हो रहे हैं, महत्वपूर्ण जो सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और अब तक क्या क्या प्रयास किए गए और भारत की इसमें क्या भूमिका थी। ये वाला अपना टॉपिक हो गया। और जो दूसरा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को समझने के लिए हमें इस बात का पता होना चाहिए कि इसमें जो मुख्य वर्ड है वो है विश्व, मतलब संपूर्ण विश्व को एक मानना। यही क्या है ग्लोबलाइजेशन की क्या है मुख्य थीम है, कि अगर आप ग्लोबलाइजेशन के मूल सिद्धांत को देखें, वैश्वीकरण के मूल सिद्धांत को देखें, तो आप पाएंगे कि इसका जो गर्भ में मूल चीज है वो एक ही है, क्या, कि संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानना। जैसे मान लो पहले भारत के लोग हैं वो सिर्फ भारत में व्यापार करते थे, हम कह सकते हैं कि भाई अभी भी मान लो कोई देश है उसी में व्यापार कर रहा है। अब दूसरा देश अगर वहां पे अपनी वस्तुएं बेचना चाहता है तो देश अलाउ करेगा नहीं करेगा। इसके लिए कई प्रकार के हमने नियम बनाए, WTO के द्वारा कई प्रकार की संस्थाएं बनाई और कई प्रकार की पारंपरिक विशेषताओं को समावेशन किया। ये सारी चीजें हम ग्लोबलाइजेशन में पढ़ेंगे कि भाई हम क्या क्या कर सकते हैं, आपस में मिलते हैं, कौन कौन से अपन सम्मेलन करते हैं इन चीजों के लिए, और ग्लोबलाइजेशन के क्या प्रभाव हैं, इसके क्या दुष्परिणाम हैं, और कौन कौन सी इसमें जो कह सकते बेड प्रैक्टिस हो रही है। मतलब जैसे मान लो कोई देश है, हम भारत को दूसरी जगह सामान बेच रहे हैं, तो इस पर इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाए कि वस्तु हर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाए, महंगी हो जाए। उदाहरण के लिए मान लो चाइना एक पेन 2 रुपए के बेच रहे, भारत का एक पेन 2 रुपए में गया चाइना, परंतु चाइना वालों ने भारत के पेन पे 10 रुपये टैक्स लगा दिया, तो भारत का पेन कितने का हो गया, 12 रुपए का हो गया, और चाइना का पेन कितने का है, 2 रुपए का। तो बिके कौन सा ज़्यादा, चाइना वाला। वही सीधी सी बात है, जो जितना ज़्यादा सस्ता होगा वो उतना ही अधिक बिकेगा। तो ये बात अपन को समझ में आनी चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या पढ़ेंगे और इसके क्या क्या परिणाम है, क्या क्या प्रभाव है। ये वाला टॉपिक हो गया हमारा। और दूसरा है जो पॉपुलेशन वाला टॉपिक। देखो जो पॉपुलेशन है ये जियोग्राफी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। डेमोग्राफिक डिविडेंड इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो अपन को जो ये चैप्टर है ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अच्छे से पढ़ने का मतलब हमें इसके कोर कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। वी हैव टू क्लियर द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मानिए अपन कैसे पढ़ेंगे इसको, अगर हम भारत का मैप बनाएं, ये भारत का अगर हम मैप बनाइए, गुजरात वाला क्षेत्र हो गया, फिर ये उत्तराखंड वाला, हिमाचल प्रदेश वाला, ये नेपाल वाला, ये सिक्किम, ये भूटान, ये अरुणाचल, ये त्रिपुरा वाला ये रीजन, ये बांग्लादेश वाला रीजन, ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश ये रीजन। तो आप बताइए कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से क्षेत्र में है। हमें पता है कि जनसंख्या सबसे पहले कहाँ निवास करेगी, पर्वतों पे थोड़ी करेगी। जनसंख्या निवास करेगी मैदानों में। कहाँ पे जनसंख्या निवास करेगी, मैदानों में। और भारत में सबसे बड़ा जो मैदान है वो कौन सा है, उत्तर भारत का जलोढ़ मैदान। कौन सा है, उत्तर भारत का जलोढ़ मैदान। उत्तर भारत के जलोढ़ मैदान का निर्माण हम देखेंगे कि गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा या गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु द्वारा लाए गए जलोढ़ों से इसका निर्माण होता है, लाए गए अवसादों से इसका निर्माण होता है। क्यों, अब जनसंख्या यहाँ पे निवास करेगी। क्यों जनसंख्या निवास करेगी तो क्या होगा, कृषि अधिक होगी। कृषि अधिक होगी तो वापस जनसंख्या अधिक निवास करेगी। मतलब अपने आप में ये एक साइकिल बन जाएगी। जनसंख्या निवास कहाँ करेगी, मैदानों में। मैदानों में क्यों करेगी, कृषि अधिक होगी। कृषि अधिक होगी, जैसे मान लो ये जनसंख्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ गई और उसको यहाँ पे कुछ जलोढ़ मैदान दिख गए, कुछ मैदानी भाग दिख गया। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो आप पाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े बड़े नगर, लगभग सारे की बात नहीं कर रहा, लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े नगर नदियों के पास स्थित थे। और जैसे जैसे एक रीजन ये भी माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होने का कि नदियों का पानी सूख गया होगा या नदियों में बाढ़ आ गई होगी, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता है अपने समापन की ओर में चली गई। मेरे कहने का मतलब इतना है कि पॉपुलेशन को पढ़ने से पहले, इसके डाटा याद करने से पहले हमें इसके कोर कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा कि जनसंख्या वास्तव में निवास क्या करती है, जनसंख्या को प्रभावित क्या कारक करते हैं। जैसे जनसंख्या निवास कहाँ करेगी, जहाँ पे क्या होंगे, मैदान होंगे। मैदानों में क्या होगी, मैदान होगी तो कृषि अधिक होगी। कृषि अधिक होगी तो खाने के लिए अधिक मिलेगा, खाना अधिक मिलेगा, और खाना अधिक मिलेगा तो वापस में जनसंख्या बढ़ेगी।
ये अपने आप में एक जो साइकिल है इसका निर्माण हो जाता है। समझ में आई? दूसरी बात हम ये भी देखेंगे प्रवास कैसे करती है जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान। आज अगर भारतीय की बात करें तो भारतीय दो प्रकार से अन्य देशों में निवास करते हैं। पहला तो अमेरिका जैसे देशों में जहाँ पे हाई स्किल्ड लोगों के लिए हाई स्किल्ड लोगों की जरूरत है, वहां पे कोई भी अनस्किल्ड नहीं जाता। आप देखोगे अगर लेबर है कोई तो वो कौन से क्षेत्र में जाएगा? सेंट्रल एशिया वाले में, सऊदी अरब जाएगा, यमन जाएगा, ओमान जाएगा, ठीक है, इन क्षेत्रों में जाएगा, यूएई जाएगा। और हाई स्किल्ड लोग कहाँ पे जाएंगे? अमेरिका जाएंगे। पंजाब तो आधा बसा है वो कनाडा से, कनाडा चल जाओ पर ऐसे लगेगा कोई पंजाब आ गए हैं दूसरे। तो कहने का मतलब जो हाई स्किल्ड लोग हैं वो जाते हैं डेवलप्ड नेशन में, और जो सेमी स्किल्ड या स्किल्ड लोग हैं वो कहाँ पे जाते हैं? मध्य एशिया में एज ए लेबर के तौर पे। तो यही बात हम देखेंगे कि जनसंख्या किन कारणों से प्रभावित करती है और जनसंख्या में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। इससे क्या होगा? जैसे अपन को पता उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। क्यों है? क्योंकि जलोढ़ मैदान है, जलोढ़ मैदान खाने के लिए अच्छा होगा तो जनसंख्या अपने आप बढ़ेगी। तो ये चीज़ों को अगर लिंक करके पढ़ेंगे तो जो डाटा होंगे, हालांकि डाटा आपको याद करने पड़ेंगे परंतु याद करने में बहुत ज़्यादा सरलता हो जाएगी। आपको डाटा याद करने में बहुत ज़्यादा सरलता हो जाएगी, इतनी कोई समस्या नहीं रहेगी। वरना तो सीधे बैठो और डाटा को याद करने के लिए तो चीज़ें याद नहीं होगी, बहुत मुश्किल से याद होगी, और याद भी हो गई तो आप वापस भूल जाओगे। लंबे टाइम तक आप अपने दिमाग में उसको सेव नहीं कर सकते। तो अगर आपको कोई भी चीज़ पढ़नी तो आपको उसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या होनी चाहिए? अच्छे से होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं इंडिया फिजिकल फीचर। अब इंडिया का जो फिजिकल फीचर है ये अपने आप में काफ़ी वास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसमें कई चीज़ें आ गई। भारत का विस्तार, कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। जैसे भारत का अगर हम बात करें, ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख वाला रीजन, ये पंजाब, ये राजस्थान, ये कच्छ का प्रायद्वीपीय पठार, और ये अपना काठियावाड़ रीजन, ये हिमाचल, ये उत्तराखंड, ये नेपाल, और ये सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, ये त्रिपुरा मिजोरम वाला एरिया, बांग्लादेश वाला रीजन। अगर हम बात करें कि जो ये भारत है इसमें कौन कौन से फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे भारत में क्या क्या पाए जाते हैं, अगर आप ऊपर देखोगे जम्मू कश्मीर वाला, लद्दाख वाला रीजन है, इसमें अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे हिमालय क्या मिलेगा? हिमालय। हिमालय के जस्ट नीचे हम देखेंगे तो जो ये वाला क्षेत्र है, कौन सा? ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? मैदान मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मैदान। उसके जस्ट नीचे ये देखेंगे, ये वाला जो क्षेत्र है ये भारतीय क्या है? प्रायद्वीपीय, क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। उसके बाद में जो ये साइड में बच गया ये वाला भाग, तट वाला भाग, ये वाला भाग कौन सा? ये वाला देखिए, इनको बोलते हैं तटीय प्रदेश। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश का मतलब तट के जो क्षेत्र के निकट हैं। ये दो प्रकार के हैं। ये वाला जो है इसको तो क्या बोलते हैं? पश्चिमी तटीय मैदान। क्या बोलते हैं? पश्चिमी तटीय मैदान। और जो ये वाला है इसको क्या बोलते हैं? पूर्वी तटीय मैदान। क्या बोलते हैं? पूर्वी तटीय मैदान। अब ये जो पठार है इनका देखेंगे भाई, थोड़ा बहुत पठार यहाँ भी है और ये थोड़ा बहुत पठार यहाँ भी है, इस रीजन में भी है, इस रीजन में है। हमारा मेन बेसिक जो पढ़ाने का तरीका या आपका जो पढ़ने का तरीका होगा मेरे द्वारा, वो क्या होगा कि हम चीज़ों को ऐसे जानेंगे कि चीज़ें बनी क्यों हैं और ये यहीं क्यों बनी। तो इससे क्या होगा कि चीज़ें आपको फैक्ट्स याद करने में आसानी हो जाएगी। जैसे सबसे पहले हम हिमालय वाले रीजन की बात करते हैं तो हम ये पढ़ेंगे सबसे पहले कि भाई हिमालय का फॉर्मेशन हुआ कैसे, हिमालय यहीं क्यों बना, यही तो यहाँ तो नहीं बना, जो ये मैदान है इस क्षेत्र में क्यों नहीं, और इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। जैसे हिमालय के बारे में पढ़ेंगे तो हिमालय कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? मुख्य हिमालय, ट्रांस हिमालय, पूर्वांचल। फिर जो ट्रांस हिमालय कई पार्ट पढ़ेंगे, काराकोरम, लद्दाख, जांसर। उसके बाद में मुख्य हिमालय को 3 भागों में, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। फिर पूर्वांचल को अलग से पढ़ेंगे। इसी प्रकार मैदानों को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैदान कैसे बने, तो मैंने आपको बताया भाई मैदान कैसे बने, नदियों द्वारा। कौन सी नदियाँ? प्रायद्वीप पठार की नदियाँ या हिमालय वाली नदियाँ? हिमालय वाली नदियाँ। हिमालय वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से किसका निर्माण हुआ? इस उत्तर भारत के जलोढ़ मैदान का। कौन सा मैदान है ये?
जलोढ़ मैदान है, इसका निर्माण हुआ। उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। जो प्रायद्वीपीय पठार वाला जो रीजन है उसमें हम देखेंगे कि भाई प्रायद्वीपीय पठार इसका निर्माण इस क्षेत्र में क्यों हुआ, यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है और कौन सी मिट्टी पाई जाएगी तो कौन प्रकार की कृषि की। उदाहरण के लिए समझिए, जैसे प्रायद्वीप पठार है, ये मान लो प्रायद्वीप पठार वाला रीजन है, इसमें अपन बात करते हैं इस क्षेत्र की। कौन से क्षेत्र की? इस क्षेत्र की। ये कौन सा रीजन आ गया? महाराष्ट्र वाला, कर्नाटक वाला रीजन। तो जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इस क्षेत्र में बेसाल्टिक रॉक पाई जाती है। अब आपको नहीं पता कि भाई बेसाल्टिक रॉक क्या होती है, क्योंकि आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी इतना सुन लो कि भाई इस बात को ब्रह्म वाक्य मान लो कि यहाँ पे बेसाल्टिक रॉक पाई जाती है। अब जो बेसाल्टिक रॉक पाई जाती है तो बेसाल्टिक रॉक ही क्यों पाई जाती है? ग्रेनाइट क्यों नहीं पाया जाता? ग्रेनाइट हालांकि नीचे पाया जाता है नीच के फॉर्म में, पर ऊपर कौन सी पाई जाती है? बेसाल्टिक। जब बेसाल्टिक रॉक पाई जाएगी तो कौन सी मृदा होगी? काली मृदा। कौन सी मृदा होगी? काली मृदा। और जब काली मृदा होगी तो उसके कारण क्या होगा? कौन सी फसल होगी यहाँ पे? कपास। कौन सी फसल होगी? कपास। जहां जहां काली मृदा वहां वहां कपास। क्या? जहां जहां काली मृदा वहां वहां कपास। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये हम पढ़ेंगे, इस प्रकार से पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार को। उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट पोर्शन बच गया ये वाला, कौन सा? ये वाला और ये वाला, पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान। कौन से? पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान। फिर हम इनके बारे में देखेंगे कि भाई पूर्वी मैदानों का निर्माण कैसे हुआ और पश्चिमी मैदानों का निर्माण कैसे हुआ, और इनका भारत में योगदान क्या है, या भारत में इनसे क्या फायदे होते हैं। आप देखिए कि जो भारत का जो समुद्री व्यापार है वो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी सीमा शेयर करता है। किसके लिए? समुद्री सीमा। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेके ये गुजरात का कच्छ वाला रीजन से लेके यहाँ पे ओडिशा तक क्या करता है? स्वर्ण रेखा नदी तक मान लो, यहाँ तक क्या करता है? पश्चिम बंगाल तक। बहुत बड़ी एक तटीय सीमा शेयर करता है। तटीय सीमा शेयर करने के कारण बंदरगाह अधिक होंगे, और बंदरगाह जब अधिक होंगे तो क्या होगा? व्यापार में वृद्धि होगी। ये बात आपको समझ में आएगी। दूसरी बात हम देखेंगे कि ये मैदान है, ये मैदान, ये अलग अलग कैसे, और जो ये मैदान है कौन से? ये देखो पूरा गड़बड़ हो गया, इसको एक बार पूरे को मैं इरेज कर देता हूँ। तो अपन उसमें पढ़ रहे थे अभी इंडियन ज्योग्राफी में कौन सा? प्रायद्वीप पठार वाला भाग। तो मैंने आपको बताया कि जो ये है ये वाला रीजन, ये क्या है? पूर्वी पश्चिमी तटीय मैदान। ये क्या है? पूर्वी तटीय मैदान। इन पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों के एकदम साइड में यहाँ पे पास में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पाए जाते हैं। अब ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्या हो गए, ये आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये पश्चिमी घाट क्या है और पूर्वी घाट क्या है इधर, और ये इधर। ऐसे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पाए जाते हैं। जो पीली लाइन से शो किया हुआ है यहाँ पे, ये वाला जो रीजन है। जब हम पढ़ेंगे पश्चिमी और पूर्वी घाट को, तो हम उसमें देखेंगे कि भाई पश्चिमी घाट का निर्माण कैसे और पूर्वी घाट का निर्माण कैसे हुआ, और इनकी कौन कौन सी हाईएस्ट पीक्स है। जैसे पश्चिमी घाट की बात करें तो सबसे ऊंची पीक है अन्नाईमुडी, और उसके बाद में नीलगिरी में जो डोडा बेटा। और पूर्वी घाट की बात करें तो महेंद्रगिरी सबसे ऊंची पीक्स है, और उसके बाद में कौन सी है? अरमाकोंडा। हालांकि वैसे अरमाकोंडा सबसे बड़ी पीक्स है पूर्वी घाट की, परंतु एनसीईआरटी में महेंद्रगिरी दे रखी है, तो थोड़ी वो बाकी बातें हैं, एक बार आप सिलेबस समझिए। तो ये हम देखेंगे इस प्रकार से वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स को, ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपनाएगा आइलैंड्स। आइलैंड का मतलब द्वीप समूह है, कि कौन कौन से द्वीप समूह हम पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए जैसे मान लो द्वीप समूह भारत में कौन कौन से आपने नाम सुना होगा। एक तो लक्षद्वीप, दूसरा अंडमान निकोबार। दो ही नाम सुने हैं। ये दो तो भारत के मुख्य द्वीप समूह है जो समुद्र के अंदर है। किसमें है? महासागर में है। इसके अलावा भारत में कई द्वीप है, हेनरे, केंद्रे, पिजन, कई प्रकार के द्वीप है। एलिफेंटा है, अंडा कोटा, क्रोकोडाइल, सागर द्वीप, कलाम द्वीप, ये कई प्रकार के द्वीप हैं।
यह कब पढ़ेंगे? जब द्वीप समूह पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे द्वीप समूह का निर्माण कैसे होता है। जैसे द्वीप समूह दो प्रकार के होते हैं, तटीय द्वीप समूह मतलब जो कोस्ट पे है, और दूसरा सागरीय द्वीप समूह जो सागर में है। उसमें दो प्रकार से फिर पढ़ेंगे, एक तो पथरीले द्वीप समूह और दूसरे काफी द्वीप समूह। और जो सागर वाले द्वीप समूह हैं उनमें हम पढ़ेंगे प्रवाल भित्ति से, और दूसरा हम पढ़ेंगे किससे? ज्वालामुखी से। उदाहरण के लिए देखिए हम कैसे पढ़ेंगे। जैसे मान लो जब हम द्वीप समूह पढ़ेंगे, ये द्वीप समूह, इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन सा? एक तो तटीय द्वीप समूह और दूसरा कौन सा? सागरीय द्वीप समूह। फिर इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? पथरीले और इसको कापिए। इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो प्रवाल भित्ति वाले और दूसरा ज्वालामुखी वाले। इस प्रकार से हम द्वीप समूह को पढ़ेंगे। और साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि एग्जाम में जो प्रश्न आए हुए हैं वो किस प्रकार के। जैसे हिमालय से कौन से प्रश्न आए हैं? सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछ लिया। कौन कौन से दर्रे किस स्थान को जोड़ते हैं? जैसे दर्रा क्या होता है कि नदियों द्वारा बनाया गया एक अपरदन द्वारा बनाया गया एक पास, एक स्थान को दूसरे स्थान से जो जोड़ता है। मतलब ये बीच का स्थान इस स्थान को और इस स्थान को जोड़ता है। ये जो बीच का जो लाइन है, ये बीच का जो पास है, इसे बोलते हैं दर्रे। तो एग्जाम प्रश्न आते हैं भाई काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है, अघिल किसको जोड़ता है, मिनटका किसको जोड़ता है। ये सारी चीजें किससे पढ़ेंगे? जब हिमालय पढ़ेंगे। इसी प्रकार से द्वीप समूह में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होगा, इसमें कुछ डिग्री चैनल है। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 11 डिग्री, 10 डिग्री, ये किस किस को पृथक करते हैं। अब ये डिग्री क्या हुई? जब हम अक्षांश और देशांतर देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि भाई कौन कौन सी लेटीट्यूड्स है। तो यही लेटीट्यूड्स दो द्वीपों को अलग अलग करती है। जैसे मान लो ये कोई द्वीप है, उदाहरण के लिए ये कोई द्वीप है और दूसरा ये द्वीप है, तो उनके बीच से कौन सी अक्षांश जा रही है, उनके बीच से ये कौन सी अक्षांश जा रही है, इनको हम पढ़ेंगे। प्रश्न इन्हीं से आता कि बताइए भाई कि जो अंडमान है और जो निकोबार, इनको अलग अलग कौन सी रेखा करती है? 10 डिग्री करती है। तो ये बात हम सारी पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? द्वीप समूह वाले रीजन में पढ़ेंगे। इतना बात हम फिजिकल डिवीजन में देखेंगे। भारतीय किस में देखेंगे? फिजिकल डिवीजन में देखेंगे। पॉपुलेशन वाला मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम वाला पार्ट। ड्रेनेज सिस्टम का सीधी सी बात है कि भाई भारत में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो दो प्रकार का होता है। ड्रेनेज का हिंदी में मतलब होता है कि नदियों का प्रवाह है, नदी तंत्र। क्या बोलते हैं हिंदी में? नदी तंत्र। अब नदी तंत्र कितने प्रकार के हैं तो हमें सामान्य पता है कि कुछ नदियां वो ऊपर से निकलती है और कुछ नदियां भारत के नीचे से निकलती है। उदाहरण के लिए देखिए आप, कि कुछ नदी तंत्र, कुछ नदियां हिमालय वाले रीजन से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। उन्हें बोलते हैं हिमालयी अपवाह तंत्र। क्या बोलते हैं? हिमालयी अपवाह तंत्र। मतलब जिन जिन नदियों द्वारा उत्तर भारत के जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है उन नदियों क्या बोलते हैं? हिमालयी अपवाह तंत्र। कौन सा बोलते हैं? हिमालयी अपवाह तंत्र। इसमें 3 नदियां पढ़ेंगे। कौन कौन सी? सिंधु पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे और गंगा पढ़ेंगे। ये 3 नदी इसमें पढ़ेंगे। तो कौन सा क्षेत्र हो गया अपना? ये ऊपर वाला जो रीजन है, इससे जो नदियां निकलती है इसको क्या बोलते हैं? हिमालयी अपवाह है, हिमालयी अपवाह तंत्र। इसको हम हिमालय अपवाह तंत्र बोलेंगे। और कुछ नदियां भारत के प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। आप सभी ने सुनी होगी कौन कौन सी? गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा, पेन्नेरू, वेगई। सारी नदियां किससे निकलती है? प्रायद्वीप पठार से। प्रायद्वीप पठार से कहने का मतलब है कि इस रीजन से निकलती है। इस रीजन वाले ड्रेनेज सिस्टम को क्या बोलेंगे?
प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। इस वाले रीजन से जो नदियां निकलती है उन नदियों के समूह के क्या बोलेंगे, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। अब ड्रेनेज सिस्टम से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, सामान्य तौर से कुछ प्रश्न ही देखे गए, मतलब जो प्रश्न का टाइप है वो एक ही प्रकार का रहा है लगभग। एक तो हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार की जो ये नदी वाला रीजन है इसमें क्या क्या डिफरेंस है। जैसे हम देखेंगे कि हिमालय वाली नदी लगातार पूरे वर्ष भर बहती है, जबकि प्रायद्वीप पठार वाली नदी केवल 1-2 सीजन में बहती है, मतलब मानसून वाले टाइम पे बहती है। क्यों? क्योंकि हिमालय वाली नदी है जल कहाँ से प्राप्त करती है, हिमालय से, आइस कैप से प्राप्त करती है। और जो प्रायद्वीपीय पठार की जो नदी है वो जल कहाँ से प्राप्त करती है, वो करती है मानसून से, रेनी वाटर से वो अपना जल प्राप्त करती है। तो कुछ इस प्रकार के अंतर देखेंगे कि हिमालयी और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है उसमें क्या अंतर है। दूसरा प्रश्न आता है कि इन नदियों की सहायक नदियां कौन कौन सी है। जैसे सिंधु की बात करें कि सिंधु की भाई कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो प्रश्न ये आता है, जैसे हम आपको बताऊं सिंधु की सहायक नदियां ऊपर 2 प्रकार की सहायक नदियां होती है, एक तो दाईं ओर जुड़ने वाली, एक बाईं ओर जुड़ने वाली। कौन कौन सी दाईं ओर जुड़ने वाली और बाईं ओर। सिंधु की दाईं ओर कौन सी है, काबुल, स्वात, गोलम, नुब्रा, शोक, गिलगिट, हुंजा, ये है कौन सी, दाईं ओर जुड़ने वाली। और बाईं ओर जुड़ने वाली कौन सी है, एक तो पचनद है, कौन सा अपना, झेलम, रावी, चिनाब, व्यास, सतलज, ये नदियां। मतलब प्रश्न ड्रेनेज सिस्टम से यही आते हैं कि गोदावरी की सहायक नदी बताओ, इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी, सिलेरू। ये जो प्रश्न है इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं नदी वाले चैप्टर से। ड्रेनेज सिस्टम पढ़ लिया, तो ड्रेनेज सिस्टम के बाद में हम जो पढ़ेंगे वो है मानसूनल सिस्टम। क्या है, मानसूनल सिस्टम। अब आपको पता है मानसूनल सिस्टम के बारे में क्या कहा जाता है कि मानसूनल सिस्टम, जो मानसून है ये भारतीय कृषि का क्या है, आधार है। किसका आधार है, भारतीय कृषि का, ये स्टेटमेंट दिया जाता है। पहले तो क्या होता था कि बहुत सालों पहले जब मानसून नहीं आता था या कोई साल मानसून कम आता था तो वर्षा नहीं होती थी और लोगों को पता चलता था कि इस बार अकाल आ गया, इस बार अकाल वर्षा नहीं हो रही और खाने के दाने नहीं है। परंतु धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट होता गया, अब अगर अकाल आते हैं तो पता नहीं चलता अकाल कैसे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत अधिक मात्रा में क्या है, फूड पहले से स्टोर है, गेहूँ हो गया, चावल हो गए, बहुत अधिक मात्रा में स्टोर है, तो अकाल का इस टाइम पे मेरे को पता नहीं चलता। परंतु हम ये भी कह सकते हैं कि अभी भी जो भारतीय कृषि है, भारतीय नदी परिवहन तंत्र है, ये किस पे निर्भर करता है, खास कर मानसून पे निर्भर करता है। अब मानसून क्या होता है, मानसून के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लो कि मानसून ये भारत है, ये क्या है, ये भारत है, तो भारत में मानसून किधर से आएगा, इस साइड से आएगा। मानसून किस साइड से आएगा, इस साइड से। इस वाले पार्ट को हिट नहीं करेगा एक बार, मेन तो इस वाले पार्ट से आएगा। तो अपन को ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई मानसून है क्या। मानसून कुछ नहीं है, सिर्फ हवाएं हैं। कौन सी हवाएं, आर्द्रता युक्त हवाएं। ऐसी हवाएं जिनमें आर्द्रता अधिक होती हो, वो हवाएं क्या है, उन हवाओं क्या बोलते हैं, मानसून। क्या बोलते हैं, मानसून। ये क्या करती है, सबसे पहले हमें पता है कि मानसून कौन से स्टेट में हिट करता है। अगर मुख्य भूमि की बात करें तो केरल में करता है। सबसे पहले कहाँ हिट करता है, केरल में करता है। तो केरल में करने के कारण हम देखेंगे जो वेस्टर्न घाट्स हैं, जैसे मान लो कि ये जो मानसूनल विंड्स है ये कौन से एरिया में जा रही है, इस वाले रीजन में। कौन से वो है, इस वाले रीजन में। तो इस वाले रीजन में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि तटीय प्रदेश है। तटीय प्रदेश का मतलब मैदान है, तटीय, मानसून हवाएं आएंगी ऊपर से निकलेगी। उसके बाद में क्या है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट क्या है, एक प्रकार के खंड पर्वत है। खंड को छोड़ दीजिए, ये बाद में याद करेंगे खंड पर्वत क्यों है। आपको इतना ध्यान रखिए कि पर्वत है, पर्वत से ये क्या टकराएंगी, मानसूनल विंड टकराएंगी। पर्वत से मानसूनल विंड टकराएंगे। जैसे मान लो ये पर्वत है, इससे मानसूनल विंड क्या करेगी, हिट करेगी। तो इस कारण क्या होगा, इधर बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होगी। क्या होगी, वर्षा होगी। अब इसीलिए जो ये पश्चिमी घाट वाला रीजन है, पश्चिमी घाट का कौन सा भाग है, ये पश्चिमी भाग। पश्चिमी घाट रीजन का कौन सा भाग हो गया, पश्चिमी भाग। इस पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग को बहुत अधिक वनस्पति होने के कारण, जैव विविधता अधिक होने के कारण इसको 36 जैव विविधता तप्त स्थलों में रखा गया है। बायोडाइवर्सिटी इसमें बहुत अधिक है। अगर आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि नई प्रकार की जो तितली है, कई प्रकार की तितली किस्म खोजी जाती है यहाँ पे, कई प्रकार की नई तितलियों की प्रजाति आपको मिलती है।
क्यों मिलती है? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वर्षा होती है, मानसूनल विंड्स आती है और वो पश्चिमी घाट को क्या करती है? हिट करती है। इसी के अपोजिट आप देखोगे कि जो पश्चिमी घाट का जो ये पूर्वी वाला भाग है, ये वाला भाग विदर्भा वाला रीजन, यहाँ पे वर्षा नहीं होती। जैसे उदाहरण के लिए मानिए ये पर्वत है, मानसूनल विंड आएगी, इस वाले पार्ट में टकराएगी, इस वाले पार्ट में टकराएगी, तो इससे क्या होगा? इधर बादल बनेंगे और इधर क्या होगी? बरसात होगी। ठीक है। और ये वाला रीजन, ये वाला सूखा। समझ में आ गई बात? इस साइड वाला रीजन सूखा, क्योंकि पश्चिमी घाट की जो पश्चिम की ढाल है ये अधिक तीव्र है। तीव्र होने का मतलब, जैसे मान लो ये पहाड़ है, एक तो ये ढाल है, ये एकदम तीव्र है, और ये थोड़ी थोड़ी जेंटल है। ये तीव्र है, ये जेंटल है। मतलब तीव्र ढाल का मतलब खड़ी ढाल, इससे अपन को समझना है खड़ी ढाल। तो इस कारण क्या होता है कि वो मानसूनल विंड दूसरी साइड में नहीं जा सकती। इस कारण इस क्षेत्र में वर्षा क्या होती है? अधिक होती है। और इसके जस्ट पास वाला रीजन, पूर्वी रीजन, विदर्भा वाला रीजन, वहाँ पे क्या होता है? वर्षा नहीं होती है। हालांकि गवर्नमेंट ने तो एक बार ये भी सोचा था कि भाई आर्टिफिशियल वर्षा करा दे, परंतु ये प्रकृति के क्या नियमों के खिलाफ हो जाती है चीज़ें। अभी तो इसका प्रभाव नहीं पता चलता, परंतु लंबे टाइम बाद में पता चलता है। जैसे आज हम उत्तराखंड की बाढ़ आई, क्यों आई है? क्योंकि भाई लैंडस्लाइड वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। लैंडस्लाइड क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे लोग जाते हैं, पोल्यूशन करते हैं, हॉर्न वगैरह बजाते हैं, और भी कई रीज़न होते हैं, परंतु एंथ्रोपोजेनिक यही रीज़न होते हैं। तो ये अपन को समझ में आना चाहिए कौन सा मानसूलन सिस्टम, और इनसे जो कृषि है वो किस प्रकार से प्रभावित होती है। आप ये देखोगे कि ऐसी कृषि जिसमें पानी की बहुत अधिक मात्रा में क्या हो? आवश्यकता हो, वो उन्हीं क्षेत्रों में होती है जहाँ पे वर्षा अधिक होती है। हालांकि कई क्षेत्रों में, जैसे चावल है, चावल में पानी चाहिए होता है पैर के घुटनों जितना लगभग, जैसे मान लीजिए। तो पंजाब और यूपी वाले रीजन में कई जगहों पे ऐसी कृषि होने लग गई है, परंतु उसका रीजन अलग है। पंजाब और यूपी में चावल की खेती होती है, इतना पानी भी नहीं है वहाँ पे। क्यों होती है? इंदिरा गांधी नहर के कारण होती है। जो नहर सिस्टम है ना अपना, उसके कारण वहाँ पे कृषि होती है। परंतु दक्षिण वाले क्षेत्रों में, केरल, तमिलनाडु, इस वाले क्षेत्र में तो भाई वर्षा तमिलनाडु में कम होती है। केरल वाले, कर्नाटक वाले रीजन में चावल अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से क्या होती है? मानसूनी वर्षा होती है। इस कारण क्या होता है? ऐसी फसल होती है जिसमें पानी की आवश्यकता अधिक हो। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई थी कि हाईली इंटरलिंक्ड है, ये चीज़ें हाईली इंटरकनेक्टेड है। तो मानसूलन सिस्टम हो गया, इस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। ड्रेनेज सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद में वेजिटेशन एंड एनर्जी रिसोर्सेज, वेजिटेशन और एनर्जी रिसोर्सेज, इस टॉपिक के बारे में हम देखेंगे कि भाई वेजिटेशन का मैंने आपको अभी बताया कि वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है। आप राजस्थान में जाओ, और राजस्थान में जैसे मान लो ये राजस्थान का अपन ने मैप बनाया, ये राजस्थान का मैप बनाया, तो ये अरावली वाला रीजन है। अरावली वाले रीजन के इस पश्चिम दिशा में क्या पाया जाता है? मरुस्थल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मरुस्थल। और ये वाला किसका भाग है? उत्तरी मैदानों का। किसका भाग है? उत्तरी मैदान का भाग है। तो आप अगर कभी जैसलमेर जाओ तो आपको नारियल के पेड़ थोड़ी मिलेंगे, मिल सकते हैं क्या? जैसलमेर में जाओ तो आंकड़े मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वर्षा इतनी होती है। जैसलमेर जाओ तो आपको कांटेदार वनस्पति मिलेगी। जैसलमेर में क्यों? राजस्थान के अधिकतम अरावली के पश्चिम वाले जिले हैं, बाड़मेर, जोधपुर, सीकर, नागौर, और ये कौन सा रीजन है? जोधपुर वाला रीजन। इसमें आप देखोगे तो आपको कंटीली वनस्पति मिलेगी, जैसे झाड़ियाँ मिलेगी, खेजड़ी मिलेगी, मतलब इस प्रकार की वनस्पति मिलेगी जिनको पानी की आवश्यकता कम हो। और इसी प्रकार के पशु मिलेंगे। ऊँट राजस्थान में क्यों पाया जाता है? क्योंकि पानी एक बार पीने के बाद उसको दूसरी बार आवश्यकता नहीं होती। तो ये वेजिटेशन में हम पढ़ेंगे। जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट मैंने आपको अभी बताया था कि वर्षा अधिक होती है, तो उस कारण वहाँ कौन सी वनस्पति पाई जाती है? उस कारण वहाँ पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वनस्पति। कौन सी वनस्पति? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। क्यों? क्योंकि भाई वर्षा अधिक होती है तो अच्छी वनस्पति होगी। तो ये जो वनस्पति वाला टॉपिक है ये हम इस प्रकार देखेंगे। एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी जो रिसोर्सेज है ये टॉपिक अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है। जैसे मान लो कि एनर्जी के वर्तमान में क्या क्या साधन है। कोयले से एनर्जी कर रहे हैं, कोई नाभिकीय एनर्जी कर रहे हैं, और किसी चीज़ से कर रहे हैं। जैसे बिजली बनती है, उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि बिजली क्या क्या तरीके हो सकते हैं। जैसे ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करते हैं कहाँ पे? जिसे या टरबाइन वाला जो सिस्टम करते हैं। टरबाइन में क्या होता है? ऊपर से जल पड़ता है नीचे टरबाइन पे, टरबाइन घूमती है, टरबाइन घूमने से बिजली का निर्माण होता है।
मतलब मेन बात है कि टरबाइन का घूमना ही बिजली निर्माण के लिए उत्तरदायी है। और टरबाइन कब घूमता है? जब ऊपर से पानी बढ़ता है। और ऊपर से पानी कब पड़ेगा? जिस स्थान पे झरनों की संख्या अधिक होगी, जिस स्थान पे झरनों की संख्या अधिक होगी वहां पे क्या पड़ेगा? ऊपर से पानी पड़ेगा, जल प्रपात होंगे। आप देखोगे कि पश्चिमी घाट में बहुत अधिक मात्रा में जल प्रपात पाए जाते हैं, तो उससे क्या होती है कि बिजली बनती है अधिक मात्रा में। इसीलिए आप देखते हो जब मुंबई में 10 मिनट भी अगर बिजली कटौती हो जाए तो वहाँ की न्यूज़ हेडलाइंस बन जाती है कि आज मुंबई में 10-20 मिनट बिजली कटौती हो गई। जबकि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ बिजली कटौती होती है क्योंकि यहाँ इतनी बड़ी बात नहीं है कि बिजली कट होना, पर मुंबई में बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि मुंबई में बिजली बहुत अधिक बन रही है महाराष्ट्र वाले रीजन में। तो इन चीज़ों को हम समझ सकते हैं किससे? एनर्जी रिसोर्सेज से। तो ये वाला टॉपिक इस प्रकार आपका कंप्लीट होता है। तो राजस्थान सॉरी इंडियन ज्योग्राफी का इतना सिलेबस था और वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो सिलेबस था वो हमने अच्छे से देख लिया। इन सब चीज़ों को हम विस्तार से पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है? एक एक करके इन चीज़ों को पढ़ेंगे जिससे आप एग्जाम में अच्छे से प्रश्न सोल्व कर सको। और इसी मेथड से पढ़ेंगे जिस मेथड से मैंने आपको अभी बताया है कि सबसे पहले रीजन देखेंगे, उसके बाद में फैक्ट्स देखेंगे, समझने वाली चीज़ को समझेंगे और रटने वाली चीज़ को रटेंगे। क्योंकि दुनिया में कई चीज़ें ऐसी होती है कि जिनको रटा जा सकता है और कई चीज़ें ऐसी होती है जिनको समझा जा सकता है। तो इस प्रकार से मैं आपको ज्योग्राफी का जो ये सिलेबस है ये कंप्लीट कराऊंगा। अगर आपको किसी प्रकार की ज्योग्राफी क्लास लेनी है तो फ्यूचर लाइब्रेरी ऐप से आप ले सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।